ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार। फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा उसको पहले एक बार रिवाइज कर लें। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में पहले हमने ये पढ़ा कि भाई हम फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या इफेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारे जीवन पर। इसके बाद फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी कि फ्लूइड क्या होता है, उसको हमने कैटेगराइज किया कि भाई सॉलिड से फ्लूइड कैसे अलग है, यानी क्या डिफरेंस है सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। फिर उसके बाद हमने नो स्लिप कंडीशन पढ़ी। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद एट द एंड हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ये सारी चीजें कवर की थी। अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहले की प्रॉपर्टी होती क्या है इसके बारे में अपन जान लें। व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी को कुछ डिफाइन इस तरह से किया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी, यानी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तब ये सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन द स्पेस। यानी कुछ क्वांटिटी हो मैटर की, द्रव्य की कुछ मात्रा हो, या फिर स्पेस में कोई स्पेसिफिक रीजन हो जहां पे अपनी स्टडी फोकस्ड हो। यानी जिस एरिया को हम स्टडी करना चाहते हैं या फिर जिस मैटर को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो मैटर की वो क्वांटिटी या फिर किसी स्पेस का वो फिक्स रीजन, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के अलावा उसके बाहर जो भी चीजें हैं उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग बाउंड्री से अलग अलग किए जाते हैं। तो अब सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब इस सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो प्रॉपर्टीज को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। एक को कहते हैं हम इंटेंसिव, दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दोज प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एंड एक्सटेंसिव डिपेंड्स अपॉन मास। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें मास का कोई रोल नहीं है,
उसको हम कहते हैं इंटेंसिव, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव। तो इसके अगर एग्जांपल देखें तो मास ही हो गया, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम अगर किसी बॉडी का है, कितना वॉल्यूम है, और उसको आप आधा कर दीजिए तो उसका मास भी आधा हो जाएगा, या फिर उसका मास आधा कर दीजिए तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मास। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के अलावा जैसे मोमेंटम मान लीजिए, m इंटू वी मोमेंटम, ठीक है। फिर या फिर जितने तरह की एनर्जी होती हैं सब में मास जो है इन्वॉल्व रहता है। अगर इसकी बात करें तो जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जिसमें मास इन्वॉल्व नहीं होता है या जो मास डिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि पूरे सब्जेक्ट में लगातार यूज होंगी। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को डिफाइन करने का मैथमेटिकल तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी अगर हमें यूनिट निकालनी होगी तो इट्स वेरी सिंपल, केजी पर मीटर क्यूब। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। वैसे डेंसिटी हमको पता है नॉर्मली कि क्या होती है। अब फिजिकली अगर इसको समझना चाहें तो कुछ ऐसा कि भाई अगर कम वॉल्यूम में किसी भी मैटर का ज्यादा से ज्यादा मास अगर होगा तो हम कहेंगे कि वो हाईली डेंस मैटर है। जैसे कि अगर हम गैस की बात करें तो लेट्स सपोज वी हैव अ बॉक्स, इस बॉक्स में गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो टोटल मास ऑफ गैस अपॉन जितना ये वॉल्यूम है उससे डेंसिटी निकल के आएगी, डेंसिटी ऑफ गैस। अगर इसी में हम लिक्विड भर दें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा होंगे मतलब उनका मास भी ज्यादा होगा। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली गैस से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और पास पास होते हैं, यानी कि जितने कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास ऑक्यूपाई हो जाए हम ये कहेंगे कि वो उतना ज्यादा डेंस मैटर है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, तो डेंसिटी ऑफ H2O यानी वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस ये मानी गई है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब मानी गई है, जबकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले अपन स्पेसिफिक वेट की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या है? स्पेसिफिक वेट इज एक्चुअली वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। लेट्स से कि इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो दैट इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। व्हाट इज वेट एक्चुअली? कैपिटल डब्ल्यू से अगर वेट को रिप्रेजेंट करें दैट इज एम जी, एंड पर यूनिट वॉल्यूम अगर कर देंगे तो इसी को हम कहेंगे वेट, स्पेसिफिक वेट। एम बाई वी इज रो इंटू जी, तो इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट यानी यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होगा वो स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। सिंपल है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो उसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। कुछ लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी हम किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में रखते हैं। जैसे कई बार हम ऑयल को देखते हैं तो ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.9 या 0.8 ऐसा कुछ। यानी कि अगर हम किसी दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में व्यक्त करें तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg is defined as density of a fluid upon density of some standard fluid। और ये स्टैंडर्ड फ्लूइड माना गया है वाटर को। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज 1000 kg per meter cube at 4 degrees Celsius and standard fluid is water H2O। तो यानी कि अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सारे अलग अलग मैटर्स की या फ्लूइड्स की अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें तो अगर मरकरी यानी Hg इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम देखें तो ये होती है 13.6 एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह एयर की अगर बात करें हम तो एयर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 0.0013 एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। तो इससे हम मरकरी की डेंसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता चल गई, रख दीजिए 13.6 दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ मरकरी अपॉन रो ऑफ H2O दैट इज 1000। तो रो ऑफ मरकरी Hg डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube। सिंपल। तो बस ये जो है व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के टर्म्स में किसी फ्लूइड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल है कि इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट का मतलब रो इंटू जी, तो जी अपने आप कट जाएगा, जी कट जाएगा तो सेम डेफिनेशन बन जाएगी। अब एक और टर्म है उसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको भी हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम व्हाट इज इट, लेट्स सपोज गामा से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। सिंपल, डेंसिटी का उल्टा जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास मींस 1 upon rho। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी एंड वॉल्यूम पर यूनिट मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। सिंपल। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है और उसके बाद कैविटेशन का फिनोमेना क्या है। तो पहले स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो अपन एक बार
पढ़ लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रेशर exerted by its vapor in phase equilibrium with its liquid given temperature for a pure substance. No problem. Then about cavitation, the phenomenon of unplanned vaporization of liquid at low pressure region results formation of vapor bubbles which collapse as they swept away from this region, generating highly destructive pressure waves is called cavitation. तो पहले में कह रहा है कि भाई किसी लिक्विड की जो वेपर है वो उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, कब? जबकि वो फेज इक्विलिब्रियम में हो लिक्विड के साथ, उस समय उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। कैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बॉक्स है and that box is filled with any liquid, किसी भी लिक्विड से हमने इसको भरा है। ऊपर एयर थी तो एयर को हमने यहां से बाहर निकाल दिया कैसे भी करके, तो यहां वैक्यूम जनरेट हो गया। अब किसी भी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है, तो इस पे इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़ रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें कंडेंस होकर गिर भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन लगातार होगा। अब यहां प्रेशर भी डेवलप होगा तो इससे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सिमिलर हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि जितने मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ रहे होंगे उतने ही आ भी रहे होंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन पे जो ये यहां वेपर फॉर्म हुआ उसके द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको अपन बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यानी जब किसी लिक्विड के साथ उसका वेपर फेज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो उस समय वेपर द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है लिक्विड सरफेस में। तो ये कंडीशन कई बार बन जाती है। अब आपको पता है हाँ, आई एम सॉरी आपको पता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, यानी कोई ना कोई ऐसा प्रेशर होगा, किसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जब प्योर सब्सटेंस अपना फेज चेंज करेगा। तो अगर वाटर की बात करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर अपना फेज चेंज करता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना फेज चेंज करेगा। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। किसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जिस टेम्परेचर पे कोई भी प्योर सब्सटेंस अपना फेज चेंज करेगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। इसी तरह किसी भी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर की वैल्यू होगी जिस प्रेशर पे कोई भी लिक्विड अपना फेज चेंज कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। जैसे कि इसी को उल्टा कर देते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और पहले जो है प्रेशर था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था।
उस समय फेज चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेशर रिड्यूस होते होते जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक होगा तो तुरंत फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज saturation pressure for 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो मान लीजिए 40 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट डेटा में ले रहा हूं, 0.4 या 5 एटमॉस्फेयर इतना सैचुरेशन प्रेशर हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि 20 डिग्री सेल्सियस से करस्पॉन्डिंग 0.4 एटमॉस्फेयर हो सकता है उसका सैचुरेशन प्रेशर हो। ठीक है, तो ये उसका वेपर प्रेशर भी हो जाएगा, ये उसका वेपर प्रेशर भी हो जाएगा। अब कैविटेशन क्या है? तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम लो प्रेशर जोन क्रिएट कर लेते हैं कहीं, जैसे अगर हम पंप की बात करें और टरबाइन की बात करें, पंप एंड टरबाइन दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड मशीनरी हैं। तो टरबाइन के आउटलेट पे और पंप के इनलेट पे प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि टरबाइन से हम चाहते हैं कि जितनी प्रेशर एनर्जी लिक्विड या फिर फ्लूइड के पास है वो सारी की सारी हम एब्जॉर्ब कर लें और उसको जो है वर्क में कन्वर्ट कर दें। तो हम चाहेंगे कि आउटलेट पर कम से कम प्रेशर हो। इसी तरह पंप के इनलेट पे हम जितना कम प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे उतना सक्शन अच्छा होगा। तो हम पंप के इनलेट पर प्रेशर कम चाहते हैं। तो कई बार वो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है, वो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो पंप के इनलेट पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये मान लीजिए कि पंप का इनलेट है और ये वाटर यहां से फ्लो कर रहा था, ये इनलेट है, तो यहाँ पे वेपर बबल्स बन जाते हैं। अब यही वेपर बबल्स जब आगे जाएंगे हाई प्रेशर जोन पे, यहां पहुंचेंगे तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, यहां कोलैप्स कर गए। तो इसके कारण हाईली डिस्ट्रक्टिव प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं जो कि इसके बाद इसके सरफेस से टकराएंगी और वहां डैमेज कर देंगी, वहां पिटिंग कर देंगी, छोटे छोटे गड्ढे कर देंगी। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन यानी कि लो प्रेशर जोन पे फ्लूइड का वेपराइज हो जाना और जैसे ही वो वहां से स्वेप्ट अवे करके हाई प्रेशर जोन पे पहुंचेंगे तो वहां उसका कोलैप्स कर जाना और उसके कारण जो है इंटरनल डैमेज हो जाना। इस प्रक्रिया को हम कैविटेशन बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। और ये दोनों जगह हो सकती है, पंप के इनलेट पे यानी पंप के इनलेट पे और टरबाइन के आउटलेट पे। टरबाइन की ब्लेड्स खराब हो जाती हैं इससे। ऐसे ही पंप के जो इंपेलर होते हैं, इंपेलर खराब हो जाता है कैविटेशन के कारण। ठीक है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और धीरे धीरे इरोजन बढ़ता जाता है और वो इतना हो जाता है कि वो फेल्योर हो जाता है, उसमें फाइनली फेल कर जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो देयर इज एन कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ अस कि कोई भी फ्लूइड एक्सपैंड करता है जब उसका प्रेशर हम घटा दें, यानी प्रेशर कम कर दें या फिर उसको गर्म कर दें तो वो एक्सपैंड करेगा। कोई फ्लूइड में कॉमन ऑब्जर्वेशन है। या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर उसे प्रेशराइज कर दिया जाए, यानी उसमें अगर प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा,
और उससे प्रेशर रिलीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी एक्सपेंड करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि प्रेशर लगाने या हटाने पर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है फ्लूइड में। जैसा बिल्कुल इसका बिहेवियर वैसे ही है जैसे इलास्टिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो कोई एक सॉलिड है, उसमें अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो इसी तरह इसमें अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो जो प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होना चाहिए वो भी कोई ना कोई सिमिलर पैरामीटर होना चाहिए यंग्स मॉडुलस की तरह। तो उसको हमने कहा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हमने कहा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये कंप्रेशन से रिलेट कर रहा है फ्लूइड के। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सिंपल कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो डिफाइन करने का तरीका है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू dp अपॉन dv अपॉन v विद अ माइनस साइन। वाई माइनस, ये आपको पता है कि माइनस साइन क्यों है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर डिक्रीज करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, इसीलिए ऑलरेडी माइनस साइन हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो K is minus dp upon dv by v. dv by v is volumetric strain and dp is change in pressure. तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रेशर के हिसाब से स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी वॉल्यूम चेंज होगा उसका। इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dp अपॉन d रो अपॉन रो, यानी चेंज इन डेंसिटी। तो अगर हम फ्लूइड को प्रेशराइज करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्लूइड को अगर प्रेशर रिलीज करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सिंपल। तो यहां माइनस साइन इसीलिए नहीं आया। तो दिस इज हाउ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड। अब अगर हम बात करें बल्क मॉडुलस की, तो जितना ज्यादा वैल्यू होगी बल्क मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस फ्लूइड को कंप्रेस करना उतना ही टफ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज होगा लेकिन कम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर भी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू हाई होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हाई बल्क मॉडुलस है तो हम कह सकते हैं कि वो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल की तरह बिहेव करेगा। यानी ज्यादा बल्क मॉडुलस वाले फ्लूइड को हम इनकंप्रेसिबल मान सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का जो बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर। तो इसलिए एयर इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड और वाटर इज एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ऐसा हम मानते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कंप्रेस ही नहीं होगा, वो कंप्रेस होता है लेकिन रिलेटिवली चेंज बहुत कम होता है वॉल्यूम में। हाई प्रेशर चेंज करने पर भी वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होता है, इसलिए उसको हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। इसके अलावा एक टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ये रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यानी के का उल्टा। तो के हमने कैसे डिफाइन किया था, dp अपॉन
माइनस dv अपॉन v। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज 1 अपॉन v डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा विद अ माइनस साइन, और अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो डेल रो अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपल। तो अल्फा को अपन बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर, और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रो del रो अपॉन del t at constant pressure, or you can say beta is equals to delta v upon delta t, or beta is equals to minus delta रो अपॉन delta t। तो ये क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हमको पता है कि प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर का भी जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है डेंसिटी वेरिएशन में। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा टेम्परेचर कम करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया और उसको बोला गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये बताता है रिलेटिव चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। उसको बताने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, उसको हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कहां यूज करते हैं इसको? तो उसके सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे विंड सिस्टम जो है वहां भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण डेंसिटी वेरी करती है और उसी कारण जो है विंड यानी हवा चलती है। ठीक है, जिसको पवन बोलते हैं। पवन का बहना या फ्लो होना टेम्परेचर और डेंसिटी के वेरिएशन के कारण होता है। या फिर अगर हम कहें हॉट एयर बलून जो है ऊपर उठता चला जाता है राइज करता हुआ, तो कैसे होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, उस पे हम एयर का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, एक टाइम पे इतनी डेंसिटी उसकी कम हो जाती है कि वो राइज करने लग जाता है। या फिर ओशियानिक करंट की बात करें, जो ओशियन में करंट डेवलप होती है एक साइड से दूसरी साइड, कोल्ड करंट एंड हॉट करंट्स आपने पढ़ा होगा अगर ज्योग्राफी अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी है। गर्म धाराएं या ठंडी धाराएं वो जो डेवलप हो रही हैं वो भी इसी के कारण हो रही हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी। उसके कारण जो है ओशियानिक करंट डेवलप हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन